स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने फैक्टराइज किया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 ऐसे लिखा। अब क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन जो है उस पर हमने ये डिक्लेयर किया है कि x इज इक्वल टू 2 वैलिड नहीं है, यानी x कभी 2 नहीं हो सकता, 2 से थोड़ा छोटा होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो अगर x 2 के बराबर नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 2 0 के बराबर नहीं है तब ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि तब ये 0/0 का फॉर्म नहीं है। तो fx की वैल्यू यहाँ से आ गई x प्लस 2, और आपको वैल्यू निकालनी थी x इज इक्वल टू 2 के पास, तो आपने x की जगह 2 रख दिया, तो आपको fx 4 मिल गया। दिस इज योर आंसर, जो कि प्रीवियस मेथड्स में भी ऐसा ही था, आपने इतना कुछ किया था तो आपको 4 मिल रहा था। ग्राफिकल मेथड से भी आपको यही मिल रहा था, यहाँ पे आपको तुरंत मिल गया। ये डुप्लीकेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत इसमें डाउट है किसी को? यस समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। अब मैं चलो एक क्वेश्चन दूं, मान लो आप, मान लिया एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3। इस पर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। fx इज इक्वल टू ऐसे सॉल्व करना है, 3 पर जाकर के सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, क्या x 3 हो सकता है कभी? पहला क्वेश्चन कि क्या कभी fx 3 हो सकता है? तो आंसर मिला कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने x की जगह 3 रखा, आपको क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 9/3 माइनस 0/0 फॉर्म मिला। यानी कि ये सही तरीका नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल मैथ्स फेल होती है। तो आपने यहाँ से करते हैं, यहाँ से आपने ये कंक्लूड किया कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एक ही बात है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व तो करना ही है, तो समझ में आ गई बात कि ये लिमिट से करना है। 3 मेथड है हमारे पास, या तो ग्राफ बना लिया, या फिर टेबुलर फॉर्म से, या डुप्लीकेट फंक्शन से। तो रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि कौन सा आसान होगा। तो हमने डुप्लीकेट फंक्शन को यूज किया और ये आसान सा दिख रहा है, फैक्टराइज हो जाएगा, तो ऊपर में ऐसे लिख दिया और नीचे में क्या था, x माइनस 3 ऐसा लिख दिया। अब आपने देखा कि क्या ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो आंसर मिला हाँ, क्योंकि जस्ट ऊपर आप यही डिक्लेयर करके आ रहे हो कि x माइनस 3 जो है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो मान लो बहुत छोटी वैल्यू भी है, मान लो 0.1 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू से 0.1, तो 0.1/0.1 1 होता है ना। अगर वो 0/0 नहीं है, कितनी भी छोटी वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है, उसको बड़े मजे से कैंसिल किया जा सकता है। इसको हमने कैंसिल कर दिया और नीचे हमें फिर मिल गया एक लाइन में fx इज इक्वल टू x प्लस 3, और वैल्यू आपसे कहाँ निकालने को कहा गया था, x इज इक्वल टू 3 पर। तो फिर आपने fx x इज इक्वल टू 3 रखा और आंसर आपको 6 मिल गया। ये तो चलो मैं बहुत सारी बातें कह के 2-3 मिनट लगा दिए आपने। एग्जाम में आपको बातें तो नहीं करनी है, आपने इसको देखा x3 हो नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, x3 नहीं हो सकता तो इसका मतलब x माइनस 3 जो नीचे वाला है वो कभी 0 भी नहीं हो सकता। फिर आपने इसको फैक्टराइज किया, कैंसिल किया, वैल्यू रखा, मुश्किल से कुछ सेकंड्स में आपको आंसर मिल गया। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे आपको यूज करना है इस मेथड को, या डाउट है इसमें? ये मेथड कैसे यूज करना है समझ में आया, या अभी भी डाउट है? यस सर। देखो मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीजन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे एक्चुअली में
कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 पर जो आप 6 कह रहे हो, इसको आपने निकाला कैसे, बता सकते हो? यहाँ से मैं आपको अगर दिखा दूं, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, इस स्टेप से आखिरी स्टेप तक आप पहुंचे कैसे, ये मुझे बता दो। सर एक्स की वैल्यू पे 3 रख दिए सर, 3 + 3 6 हो गया। आपने x की जगह 3 रखा, आपको 6 मिल गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 6i वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू है या लिमिटिंग वैल्यू है? सर ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये फंक्शनल वैल्यू है या लिमिटिंग वैल्यू है? चलो हम लिख ही देते हैं, अपन दोनों को लिख ही देते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप जब इसको पढ़ रहे हो तो एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। पूछा गया लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन वैल्यू है, आंसर देने से पहले हमने सोचा कि हमने किया क्या। तो अभी जो एरो आपको दिखाया गया है उसमें आपने यही कहा कि हमने भाई x + 3 में x की वैल्यू 3 रख दी थी, तो हमारे को 6 मिल गया। तो ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, क्वेश्चन को भूल जाओ। ये जो प्रोसेस है ये किस प्रोसेस में हम करते हैं, मतलब वैल्यू में, फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को रख देना, वहां से आउटपुट निकालना, ये कौन सा तरीका है, लिमिटिंग वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू का तरीका है? फंक्शनल है ना, फंक्शनल वैल्यू का तरीका है ना। देखो आंसर क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, हमने किया क्या, स्टेप बाय स्टेप उसको एक बार समझ लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, एक्स की जगह वैल्यू रखी, एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया आउटपुट, हमने उसको आंसर कह दिया। ये तरीका किसका है, फंक्शनल का है। पर आप कह रहे हो कि लिमिटिंग है, तो दोनों में सही क्या है? आप ध्यान दो कि आपने ये सब किया है, आपने ये सब किया है जरूर, पर आप ये कर कैसे पाए? क्योंकि आप ये कर पाए। अगर आप ये नहीं कर पाते, ये कैंसिलेशन नहीं कर पाते, तो आप नीचे नहीं आ सकते थे। आप ये कैंसिलेशन कर क्यों पाए? क्योंकि आपने ये मान लिया है। इसको मानने का मतलब आपने ये मान लिया है x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। इसका मतलब आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली, यानी कि स्पष्ट तरीके से अपने दिमाग में बैठा चुके हो कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, 3 पर कभी नहीं जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका है, ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका है। तो जो डुप्लीकेट फंक्शन का जो मेथड है ये इतना स्ट्रांग क्यों है? वो इसीलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि हम पहले ही स्टेप में इस बात को मान लेते हैं कि हम लिमिटिंग वैल्यू ही निकालने जा रहे हैं, हम फंक्शनल वैल्यू की बात ही नहीं करेंगे, और उसके बाद बहुत आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आते हैं। तो इसीलिए जो 6 आया ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से? क्योंकि डुप्लीकेट फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके डेफिनेशन में ही इस बात को रख देते हैं कि हम भाई निकालने ही फंक्शनल वैल्यू जा रहे हैं। जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पर हम पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से कि हम इस मेथड से भी लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल रहे हैं। इसमें सर किसी तो को आपने जो क्वेश्चन पूछा था x + 3, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आई थिंक दिस मच एक्सप्लेनेशन वाज सफिशिएंट, है ना? इतना एक्सप्लेनेशन काफी था मेरे ख्याल से, है ना? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, आप समझ सकते हो इसको। चलो यस तो ये एक तरीका है, एल्जेब्रिक मेथड में एक तरीका है। और भी तरीके हैं क्या? तो आंसर मिला, बिल्कुल और भी तरीके हैं। तो और तरीकों को देख लिया आइडेंटिटीज यूज करके। तो आइडेंटिटीज यूज करके इसका क्या मतलब हो गया, तो इसको भी लिख लिया। इट मींस सम predefined
रिजल्ट्स। कुछ अपने पास प्री डिफाइंड रिजल्ट्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम आइडेंटिटीज यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने पूछा ये क्या, ये प्री डिफाइंड रिजल्ट वगैरह ये सब तो कभी हमने सुना ही नहीं, क्या है ये? तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपने सुना है, ध्यान भली न दिया हो, सुना है सब कुछ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखूं यहाँ पर, चलो ऐसा लिख दिया, sin x बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आंसर क्या है? 1। 1। वेरी गुड, इसकी वैल्यू 1 आती है। एक चीज याद रखो, x sin x sin इनवर्स x tan x tan इनवर्स x, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इन पांचों का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो और किसी को भी टेंडिंग टू 0 कर दो, आपको वैल्यू हमेशा ही 1 मिलेगी। एक बार फिर से सुना कि ये जो 5 है इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, यानी x बाई साइन एक्स ले लो, साइन एक्स बाई एक्स ले लो, साइन एक्स बाई साइन इनवर्स x ले लो, साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई टैन एक्स ले लो, साइन एक्स बाई टैन इनवर्स x ले लो, x बाई टैन इनवर्स x ले लो, यानी कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके किसी भी इन 5 में से किसी भी एक को न्यूमरेटर में रख दो और किसी भी दूसरे को डिनोमिनेटर में रख दो और डिनोमिनेटर को टेंडिंग टू 0 कर दो, वैल्यू हमेशा 1 आएगा। मैंने बोला डिनोमिनेटर को हमेशा टेंडिंग टू 0 कर दो। ऐसा इसलिए बोला कि न्यूमरेटर को भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं कहूँ x अगर टेंडिंग टू 0 है तो साइन x की वैल्यू किधर जा रही होगी? इफ x 0 की ओर जा रहा है तो साइन x किधर जाएगा? याद है किसी को? 1 की तरफ। नहीं, लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे पूछूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी अगर x 0 की ओर जा रहा है तो साइन x भी 0 की ओर जाएगा। अच्छा, ये पहली बात है ना? तो पहली चीज इसके आधार पे कह रहा हूँ। फिर tan x किधर जाएगा? tan 0 क्या होता है? ये भी 0 होता है। जब x 0 की ओर जाएगा तो साइन इनवर्स x भी 0 की ओर जाएगा, रेफरेंस इनवर्स फंक्शंस। और जब x 0 की ओर जा रहा है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये भी 0 की ओर जाएगा, ये याद रखना। अगर आपने x को 0 की ओर कर दिया तो साइन tan साइन इनवर्स tan इनवर्स कुछ भी रखा, ये सारे 0 की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप साइन रखो, साइन इनवर्स रखो, tan रखो, tan इनवर्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी सारे 0/0 के फॉर्म में ही है। साइन x बाई एक्स, x टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा? 0/0 के फॉर्म में है। साइन इनवर्स x बाई साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 0/0 के फॉर्म में ही होगा अगर x 0 की ओर जा रहा है तो। साइन x बाई साइन इनवर्स x भी 0/0 के फॉर्म में ही होगा अगर x 0 जा रहा है तो। एंड द सेम इज ट्रू फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में से कोई भी दो को ले लो, ये हमेशा 1 की ओर जाएंगे, याद रहेगा ये पहला प्री डिफाइंड रिजल्ट है ऐसा। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। क्यों? क्योंकि देख लो ना, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता है साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 मान लो, या x इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप क्या देखते हैं? साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, और x भी 0, तो 0/0 के फॉर्म में तो आ गया ना। तो कैसे सॉल्व करें? या तो ग्राफिकल मेथड से, या तो टेबुलर मेथड से, या फिर सीधे अलजेब्रिक मेथड से, कि हमें पता है कि sin x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 होता है, तो हमने सीधे आंसर 1 लिख दिया बिना दिमाग लगाए। ठीक है।
और भी होते हैं प्री डिफाइंड रिजल्ट, जैसे कि b हो गया ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x। आप देख लो x को अगर 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे x 0 है ही, तो ये फिर से 0 बाई 0 के फॉर्म में है, लेकिन इसकी वैल्यू भी 1 होती है, हमें पता है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्री डिफाइंड रिजल्ट्स होते हैं, कुछ हमने देख लिए, कुछ जैसे जैसे आते जाएंगे तो हम देखते चले जाएंगे। वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या भूल गए तो जैसे जैसे ये आते जाएंगे हम देखते चले जाएंगे। तो हमने देखो 0 बाई 0 है तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमें पता है कि ये इतना ही होता है। क्यों होता है? ये एक्सपेंशन से या किसी और मेथड से सॉल्व करके लाया जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ये जो दूसरा मेथड आपको बताया गया आइडेंटिटीज का, ये आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक किया क्या? बोल नहीं रहे हो? यस सर, बोल रहे हैं सर। यस सर, समझ में आया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन थोड़ी ना किया है। यस सर। चलो, तो डुप्लीकेट फंक्शन बनाना सीख चुके हैं हम लोग, आइडेंटिटीज से सॉल्व करना सीख चुके हैं। तीसरा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे इजी है सर डुप्लीकेट। सबसे सर इजी है डुप्लीकेट। नहीं, देखो ये ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके हैं, ये अलजेब्रिक के अंदर ही तीनों आएंगे, तीनों में से जो भी आपको लगा यूज कर लिया, है ना। जैसे मान लो sin x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें डुप्लीकेट फंक्शन कहाँ से यूज कर पाओगे? और करोगे तो लंबा हो जाएगा, लंबा चौड़ा, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। ये सीधे 1 होता है, हमें पता ही है, तो हमने यूज कर लिया, है ना। तो बेसिक ही आएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो इसी टाइप के आएंगे, sin x बाई एक्स, x बाई साइन इनवर्स x, बहुत ही बेसिक। तो जो आपको याद होगा, या e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। लॉग तो आपने शायद पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं था, तो लॉग वाला ऐसे ही हटा दिया गया होगा मान लो। तो आपसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अब तीसरे मेथड में आते हैं कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन क्या है। इसमें क्या है, पहले हमने यूज किया आफ्टर, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, तो आफ्टर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन we use either duplicate function or identities। और आइडेंटिटीज क्यों? टू सॉल्व द क्वेश्चन। To solve the question। तो आप पूछ सकते हो कि अच्छा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट फंक्शन या आइडेंटिटीज लगाएंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है ये सब? क्यों मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज करना है? क्यों नहीं सीधे ही डुप्लीकेट फंक्शन और आइडेंटिटीज लगा दिया? हमने अभी तो देखा ही है, उससे तो काम हो ही जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगाने में आपको 2-4 साल लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एक ऐसे तो हमारे कॉमन सेंस के ऊपर है और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो सारी चीज़ों को बताना संभव ही नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं। कि मान लो कि जैसे आपसे कहा गया कि लिमिट, मान लिया कुछ भी ले लो, x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और यहाँ पर मान लो fx है, कुछ भी है सर, मैंने एग्जैक्ट फंक्शन नहीं लिखा, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो ऐसा होता है कई बार कि इन्फिनिटी को इमेजिन कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की खासियत होती है कि वो दोनों साइड जा सकता है, वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं और ध्यान नहीं दिया, तो चलो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो
वो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में प्लस इन्फिनिटी ही रहता है, तो हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन अगर वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा और हमने उसको प्लस इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर लिया, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ये तो पहली चीज हो गई जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, पर ऐसा है ना कि हम बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा और माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटा, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंस में ही सोचता है ना। तो हम प्लस इन्फिनिटी लेके सॉल्व कर देते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार फंक्शन के एग्जैक्ट बिहेवियर हमको पता नहीं चलते। हमने ज्यादा फंक्शन या उनका ग्राफ पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो फंक्शन के एग्जैक्ट बिहेवियर हमको पता नहीं चलते। तो जब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा तो फंक्शन किधर जा रहा होगा ये बता पाना टेंडिंग टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, या बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के जब लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तो हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको उससे दूर जाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन, ऐसे केसेस में ही सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। कैसे किया कि लेट x इज इक्वल टू 1/h कर दिया। इससे क्या होगा, as x टेंड्स टू इंफिनिटी h विल टेंड टू 0। तो जहां जहां x था वहां वहां h रख दिया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, x टेंड्स टू इंफिनिटी टू h टेंड्स टू 0, और x की जगह 1/h रख दिया। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, 1/h तो मुश्किल है सॉल्व करना। ऐसा नहीं है, ये तो मैंने f करके किया है, तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, x की जगह 1/h रखोगे तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होकर के एक बहुत ही नीट एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वहां पर h टेंडिंग टू 0 करके आप सॉल्व करोगे डुप्लीकेट मेथड से या फिर आइडेंटिटी से, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप देख भी सकते हो कि हमने जो इसको देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यानी कि जो लिमिट है ये टेंडिंग टू 0 के लिए काम कर रहा है, ये आइडेंटिटी। ऊपर भी देख लो, यहाँ पर भी जो लिमिट है वो क्या है, टेंडिंग टू 0 के लिए ही काम कर रहा है, तो टेंडिंग टू 0 हमारे लिए लिमिट में आसान है। दूसरा, डुप्लीकेट फंक्शन जो हमने बनाया था, यहाँ पर भी तो वही यूज कर रहे हैं, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 जो है वो टेंडिंग टू 0 तो है पर इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट फंक्शन भी जब हम बनाते हैं तो हम टेंडिंग टू 0 के लिए ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट फंक्शन की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि फॉर्म 0/0 का आ गया, तो 0/0 नहीं रखना है, 0 के राइट में या लेफ्ट में होते हुए हमको निकल जाना है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम टेंडिंग टू 0 लिमिट में ले आए समहाउ, और वो सब्स्टिट्यूशन केवल एक लाइन का होगा, आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूशन आएगा। एंड प्रोबेबली आपके जो सिलेबस में है उसमें तो ये आएगा भी नहीं। आप मान के चलो कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो पहले दो जो पोर्शंस हैं अलजेब्राइक मेथड के, दैट इज डुप्लीकेट फंक्शन एंड आइडेंटिटीज के यूज, इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के आपको मिलेंगे ही नहीं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मान लो कि कभी एमसीक्यू में, क्योंकि लिमिट्स आपके टर्म 1 में है और एमसीक्यू में है, वहां पर कभी आपसे इन्फिनिटी या 0 करके कभी किसी ने पूछ लिया, तो आपको ये बात पक्के तौर पे समझ में आए, है ना। तो आज हमने काफी रिगरसली पढ़ाई कर ली। क्या क्या सर पढ़ा तो इसकी वैल्यू 1 होगी? मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे लिखा है, मैंने तो एफ एक्स ऐसी एफ 1/h लिखा है, वो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, या कोई अलजेब्राइक है, लॉग है, कुछ भी है, मुझे पता नहीं। यूज कैसे करेंगे वो आपको बताया बस, है ना। तो इसके बारे में टेंशन मत लो, ये जब आएगा तो हम देखेंगे। आज क्या क्या पढ़ा वो शॉर्ट में रिकैप कर लेता हूँ कि मेथड्स क्या क्या हैं टू कैलकुलेट लिमिट। तो भाई पहला क्या है, ग्राफिकल, बहुत आसान है, ग्राफ बना लो, जो 9th 10th में आप बनाते हो ग्राफ बना लिया, वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब टाइम टेकिंग है, हाँ ऑब्वियसली है। दूसरा टैबुलर, बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड है, सारी कहानी इसी मेथड से आती है और इससे आंसर बिल्कुल सही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा।
क्या ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करता है? तो आंसर मिला हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करता है और ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो फिर आपने पूछा कि क्या ये एमसीक्यूज में फिजिबल है यूज करना? ऑब्वियसली नहीं, आप यूज नहीं करेंगे एमसीक्यू में, वरना एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसका ऑल्टरनेटिव, तो ये बिल्कुल अलजेब्राइक मेथड आपको दिखा दिया गया, ये इसका ऑल्टरनेटिव है। 3 सब पार्ट से बिहेव करता है, डुप्लीकेट, आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को साइड में रखा क्योंकि वो अपने आप में कोई मेथड नहीं है। जब भी आपको लिमिट में 0 ना दिखे, कोशिश करो कि लिमिट जो है वो 0 की ओर जाए। कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके ले आए। उसके बाद वो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, या तो वो डुप्लीकेट से बन जाएगा या तो आइडेंटिटी से बनेगा। प्रोबेबली आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो या तो डुप्लीकेट से बन जाए या आइडेंटिटी से बन जाए। रेयरली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें दोनों का यूज करना पड़े। वो उतना लंबा क्वेश्चन शायद आपको आएगा नहीं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे तो भी आप कर लोगे। डुप्लीकेट फंक्शन क्या है वो भी देख लिया कि जो लिमिट है वो इस तरह से सेट कर दी जाती है शुरू में ही, और बाद में उसको काट पीट करके छोटा बना दिया जाता है, और जिस पॉइंट पर वैल्यू निकाल दी उसको रख करके आंसर ले आए। आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में हम मान चुके होते हैं कि उस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल ही नहीं रहे हैं, और ये जो वैल्यू होगी हमेशा लिमिटिंग वैल्यू। और सब आइडेंटिटीज प्री डिफाइंड रिजल्ट्स है, कुछ हमें याद है, कुछ याद आएंगे फ्यूचर में सॉल्व करते करते क्वेश्चंस को। तो ये आ गया तो बहुत ही आसान है। आइडेंटिटीज आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि तो प्री डिफाइंड है। क्वेश्चन मिला, आपने चुपचाप आंसर लिख दिया, वही आपका आंसर होगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आज जो आपको पढ़ाया गया, ऑफ कोर्स इन बोथ द लेक्चर्स आपको सारे मेथड्स समझ में आ गए अच्छे से, या डाउट है? आ गया सारे आ गए सर आ अच्छे गया से? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इलेबोरेट करके मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद भी अपने स्कूलिंग में इससे ज़्यादा इलेबोरेशन में पढ़ा भी नहीं था। एंड दिस इज मोर देन इनफ, है ना। इससे ज़्यादा आपके पूरे 12th के इंक्लूडिंग एनी गिवन एग्जाम, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके एप्लीकेशन के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। थ्योरी के नाम पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरे चैप्टर में थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि वो जेई का क्वेश्चन है तो आपने सॉल्व किया क्या, या बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपसे सॉल्व हुआ क्या। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 4x। जानबूझ करके ये क्वेश्चन दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा बता सकता है कोई मुझे? क्या होगा इसका आंसर? 1। वेरी गुड। कैसे किया? 0 पुट कर देंगे। देखो इन्होंने कहा, आपका नाम क्या है जल्दी बताओ? आदित्य। आदित्य। तो आदित्य ने बोला कि इसका आंसर 1 आएगा। तो क्वेश्चन आया क्यों, कैसे आ गया 1? तो इन्होंने बोला कि भाई x टेंडिंग टू 0 है, x को 0 रख दिया, सीधे आंसर 1 आ गया। चलो करके देख लेते हैं। cos 4 इंटू 0, और मेरे ख्याल से इतना तो हर किसी को पता है कि 4 इंटू 0 क्या होता है, 0, और cos 0 1 होता है। तो ये आंसर आ गया। डाउट आ सकती है कि अरे आप तो अभी इतनी सारी बातें बता रहे थे, यहाँ पर यही करना था तो इतना कुछ पढ़ाई कर चुपचाप 0 रख देते। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया लिमिट यूज कहाँ करते हैं। लिमिट का यूज तभी होता है जब फॉर्म इनडिटरमिनेट हो, है ना। फॉर्म जब आपका इनडिटरमिनेट हो, यानी कि जहां नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल हो रही हो, वहां पर हम लिमिट को यूज करते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि f(x) = 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है, x = 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो मैंने ऐसा पूछा। तो एक सीधा साधा क्वेश्चन है, x कुछ भी रखो इसकी वैल्यू 5 ही होगी, यानी कि 2 पर भी 5 ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है इनडिटरमिनेट जैसा, एक स्मूथ सा लीनियर ग्राफ है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन को हमने लिमिट पढ़ लिया, तो इस खुशी में ज्यादा दिमाग लगा करके उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया,
और जिस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगते उसको घंटे भर में बनाया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लिमिट को हम तभी यूज करेंगे जब नॉर्मल मैथ्स फेल हो रहा हो, यानी कि जो फॉर्म है वो इनडिटरमिनेट आ रहा हो। अगर फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं है तो बिल्कुल आप खुले तौर से वैल्यू को सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्वेश्चन 2 ऐसा रखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/5, इसका आंसर 0 आंसर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 आ सकता है, सॉरी न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब डिनोमिनेटर में 0 आने लगे, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होगी जब 0/0 दोनों जगह आने लगे, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। अगर ऊपर में 5 होता, नीचे में 0 होता तो हम चुपचाप लिख देते। चलो उसको भी देख लिया। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा था, ये था 5/x, इसका आंसर कुछ सुनाई नहीं दिया, जल्दी बताओ इसका आंसर। चलो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर है अनडिफाइंड। इसका आंसर है अनडिफाइंड। अब इस बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सुनोगे? कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता कभी भी। पूरे मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये प्रश्न ही पूछना पाप है अपने आप में, गलत ही नहीं, ये पाप है। डिनोमिनेटर में पूरे मैथमेटिक्स में 0 नहीं हो सकता। तो अगर न्यूमरेटर 0 के अलावा कुछ भी है ना, न्यूमरेटर 0 के अलावा कोई भी नंबर है और डिनोमिनेटर 0 आ गया तो लिमिट या कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते। फिर वहां दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स काम नहीं करेगी, आंसर होगा अनडिफाइंड। अगर आप इससे भी रूट आंसर लिख सकते तो दैट इज आल्सो वेलकम, है ना, उसको भी वेलकम किया जाएगा, दैट इज वेरी मच वेलकम, आप यूज कर सकते हो। पर ऑब्वियसली आप यहाँ पर किसी को कहते किसी को बेइज्जत करने नहीं आए हो, तो आपने अनडिफाइंड लिख करके छूट दिया कि पागल आदमी ऐसा बकवास पूछे। ठीक है, इसको याद रखा। न्यूमरेटर में 0 के अलावा कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है मैथ्स में। अनडिफाइंड लिख के छोड़ दिया। इसके ऊपर वाले को देखो, न्यूमरेटर 0 हो जाए, है ना, न्यूमरेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, तो फिर इसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो भी ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। न्यूमरेटर 0 है, नीचे कुछ और है 0 के अलावा, तो ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं बनता। अगर ये ऐसा हो, मान लो ऐसा हो जाए, हालांकि ये अजीब सा क्वेश्चन है, ये x/x आप 1 करके सॉल्व कर सकते हो, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, पर मेरा पर्पस कुछ और है। ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है ये, तो यहाँ पर लिमिट शुड बी यूज्ड, लिमिट शुड बी यूज्ड। इस तरह के क्वेश्चन में हम लिमिट यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लिमिट क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि हम x = 0 पे जा नहीं सकते, 0/0 का कोई मतलब नहीं होगा। ये टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू 0 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ऐसा। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं है, x मतलब x जो है वो 0 के बहुत पास है, न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला x भी 0 के बहुत पास है, 0/0 नहीं है, तब डुप्लीकेट फंक्शन बना करके इसको कैंसिल किया जा सकता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, आंसर। तो आपको ये 0 का जो खेल है ये आपको समझना होगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर 0 होगा। न्यूमरेटर में 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड होगा। दोनों जगह 0 आ गए तब लिमिट का काम आएगा। ठीक है, या फिर और भी ∞/∞ या 1 to the power ∞, इस तरह के क्वेश्चन आ गए। चलो वो सब तो नहीं है आपके सिलेबस में,
मे बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा। इस तरह के जब पैटर्न्स आ जाते हैं तब वहां पर हम डुप्लीकेट फंक्शन को बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, x टेंडिंग टू -1 और x स्क्वायर -2x - 3 बाई x + 1। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले देखा कि लिमिट की जरूरत भी पड़ रही है क्या, तो x को -1 रखा दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -3, नीचे में आ जाएगा आपका -1 + 1। तो ये फाइनली क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस -2 इंटू -1 2 -3 और नीचे में आ गया 0। ऊपर भी देखोगे 0/0 ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पर लिमिट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तब यहाँ पर हम डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं? ये ऐसे आ जाएगा, देख लो, x + 1 इंटू x - 3 बाई x + 1। अब देख लो ऐसे हमने कर दिया। मान के चल रहे हैं कि x टेंडिंग टू -1 है, -1 है नहीं, ये कैंसिलेशन पॉसिबल, इक्वल टू आया x - 3, ये आ जाएगा -1 - 3 इक्वल टू -4।